नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इकाई 18 जिसका नाम है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, इसका अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी इकाई हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसकी थ्योरी पोर्शन को देखते हैं। तो उसी कड़ी में इकाई 18 जिसका नाम है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, उसकी थ्योरी पोर्शन को आइए देख लेते हैं इस वीडियो में हम लोग। तो देखिए, थ्योरी पोर्शन के पहले पॉइंट में कहा गया है समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो समलंब पहले आप लोग देखिए कि समलंब किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर अब देखेंगे ए समलंब होता है कुछ इस प्रकार से आप लोगों का। यहाँ पर देखिए दो भुजाएं जो होती हैं यहाँ पर समांतर होती हैं। ये वाली भुजा जो आप लोगों को इसका नामांकन कर देता हूँ ए बी सी डी। ये वाला सी होगा, ये वाला डी होगा। तो देखिए ए बी सी डी जो इसमें है, ए बी समांतर होता है सी डी के, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ए बी समांतर होता है सी डी समलंबाकार चतुर्भुज में। तो यहाँ पर आप लोगों को कहा गया है कि इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी ये वाली और ये वाली दोनों भुजाओं का योग होता है। और आप लोगों को यहाँ पर गुणे में ऊंचाई लिखी गई है, तो ये इसकी लंबवत ऊंचाई होती है, ठीक है। इसकी लंबवत ऊंचाई किसी प्रकार से आपको दी हुई होगी तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों को ज्ञात करना पड़ेगा। अब दूसरे पॉइंट में कहा गया है दो समान समलंब से मिलकर एक समांतर चतुर्भुज बनता है। तो एक इस प्रकार से बनेगा, आइए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए हमारा ये यदि एक समांतर चतुर्भुज है, जैसा कि आपको पता है ये समांतर चतुर्भुज है आप लोगों का। तो यहाँ से यदि आप काट देते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसका नामांकन कर देता हूँ जगह। तो यहाँ पर आपका कौन कौन सा आप लोगों को बन रहा है, ए बी सी डी एक बन रहा है और एक बी सी एम एन आप लोगों को बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसका जो ये वाला भाग है इसमें ये ऊपर वाला भाग है और ये वाला जो भाग है इसमें ये नीचे वाला भाग है। तो इस प्रकार से देख रहे होंगे कि ये वाला समलंब ये वाला समलंब दो समलंब मिलकर यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ए बी और एम एन का समांतर चतुर्भुज बन रहा है। अब देखिए अगले पॉइंट में कहा गया है वृत्त की परिधि का उसके व्यास से अनुपात सभी वृत्तों के लिए एक ही होता है, इनकी माप कुछ भी क्यों ना हो आप लोगों को बताया गया है, ठीक है। तो मतलब वृत्त की परिधि, यहाँ पर आप देखिए वृत्त की परिधि क्या बताया गया है, वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात। वृत्त की परिधि जो ये वाली होती है रेखा, इसको आप लोगों को ये आप लोग परिधि कहेंगे जो गोल गोल है। और व्यास आपको पता है केंद्र से होकर जाता है, इसका अनुपात आप लोगों को बताया गया है कि नियत होता है ये वृत्त कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ठीक है। और इसका अनुपात कितना होता है, परिधि बटे व्यास से प्राप्त संख्या जो सभी वृत्तों के लिए एक ही होती है, इसका मान 3.14 होता है, ठीक है। इसको हम पाई से प्रदर्शित करते हैं, मतलब किसको हम पाई से प्रदर्शित करते हैं, जो आप लोगों को 3.14 दिया गया है। 3.14 को हम आप चाहें तो पाई लिख सकते हैं और पाई का यह मान होता है 3.14। हालांकि यह इसका शुद्ध मान नहीं है, तो पाई को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 22/7, ठीक है। इसको हल करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा, लेकिन शुद्ध मान आप लोगों को अभी तक नहीं मिल पाया है। अब देखिए अगले पॉइंट में आपको कहा गया है इस अनुपात को यूनानी भाषा की वर्णाक्षर पाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, परंतु गणना हेतु तो इसका मान संख्या 22/7 के लगभग लिया जाता है। ये देखिए 22/7 जो है आप लोगों को बताया गया है कि परिमेय संख्या। 22/7 जो इसका मान है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन यह पाई खुद में अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा आप लोग। अब परिधि बटा व्यास क्या होता है, पाई के बराबर होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि परिधि जो होता है और बटा व्यास होता है ये पाई के बराबर होता है। अब आप लोग परिधि नहीं समझ पा रहे होंगे तो ये जो मैं खींच रहा हूँ, ये देखिएगा ये जो मैं खींच रहा हूँ इसको हम परिधि कहते हैं, ठीक है। और व्यास आपको पता है केंद्र से जाता है। तो परिधि आप लोगों को वृत्त का परिधि कितना होता है 2πr होता है और व्यास आपको पता है कितना होता है 2r के होता है। तो ये आप लोगों का जब आप लोग दोनों काट देंगे 2r से ये 2 और r काट देंगे तो आप देख रहे होंगे पाई मिल रहा है। तो यही आप लोगों को यहाँ पर पाई बताया गया है। अब देखिए परिधि बराबर क्या हो जाएगा, परिधि इसको हमने यहाँ पर रख दिया, ये भाग में उधर चला जाएगा और गुणा में हो जाएगा। तो इस प्रकार से पाई और गुणे व्यास आप लोगों को यहाँ पर मिल जा रहा है। अब अगले में आपको कहा गया परिधि बराबर 2πr होता है। तो देखिए यहाँ पर पाई एज इट इज है और व्यास आपको पता है जो व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। तो त्रिज्या यहाँ पर लिख दिया है, इसका दुगुना यहाँ पर कर दिया है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर पाई हमने लिख दिया और व्यास आपको पता है त्रिज्या का दुगुना होता है तो 2r हमने लिख दिया। तो 2πr ये आप लोगों को यहाँ पर लिखा गया उसी प्रकार से। अब देखिए आगे आपको कहा गया आर्यभट्ट प्रथम ने पाई का 4 स्थान तक शुद्ध मान ज्ञात किया था। याद रखने वाली बात है कि पाई का शुद्ध मान जो है 4 स्थान तक इन्होंने ज्ञात किया था आर्यभट्ट प्रथम ने। यदि एक वृत्त की परिधि सी तथा उसका व्यास डी हो, यहाँ पर देखिएगा डी हो तो सी जो परिधि है वो पाई गुणे डी के बराबर होता है। पाई का मान आपको पता है 22/7 लीजिए या 3.14 लीजिए, ठीक है। और डी क्या है, यहाँ पर व्यास है, सी आपका परिधि है। तो इस प्रकार से आप इस फार्मूले को याद रख सकते हैं। तथा डी बराबर इस डी को यदि यहाँ पर करेंगे तो पाई आपका गुणा में है तो सी बटा आप लोगों का पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी बटा पाई आपका लिखा गया है, वही पक्षांतर किया गया है। यदि आपको पक्षांतर करना आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए यदि एक वृत्त की परिधि सी तथा उसकी त्रिज्या r हो तो आप लोगों को बताया गया है कि सी बराबर 2πr होता है। यहाँ पर हमने आप लोगों को ये वाली बात बता दी थी। फिलहाल ये देखिए
सी बराबर 2 पाई आर होता है, तथा यहाँ पर अभी आर पक्षांतर कर लेंगे तो सी, आर पक्षांतर करेंगे तो ये दोनों गुणा में है तो इधर चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो c/2 पाई आप लोगों का हो जाएगा। तो वही आप लोगों को यहाँ पर भी बताया गया है, पक्षांतर करना आता है तो आसान है आप लोगों के लिए। देखिए अगले पॉइंट में कहा गया है वृत्तीय समतल परिच्छेद की त्रिज्या को बेलन की त्रिज्या कहते हैं। बेलन की त्रिज्या किसे कहते हैं? जिसे इस प्रकार से बेलन बनाया जाता है, तो मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखा देता हूँ। इस प्रकार से बनाया जाता है तो इसकी जो त्रिज्या होगी, हालांकि ये वृत्ताकार होता है, आप लोगों को यहाँ पर वृत्ताकार नहीं दिख रहा होगा, तो इसकी त्रिज्या जो होती है और इसकी जो त्रिज्या होती है, इसी की त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? बेलन की त्रिज्या कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आपको कहा गया है बेलन के वृत्तीय समतल परिच्छेद के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को बेलन का अक्ष कहते हैं। ये देखिए कि इसके केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को, दोनों केंद्र से, ये एक केंद्र है एक केंद्र ये है, दोनों जो इस प्रकार से जाती है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बेलन का अक्ष कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को अक्ष समझ में आ गया होगा। बेलन का निचला वृत्ताकार तल आधार कहलाता है। जो आप लोगों का बेलन का निचला वृत्ताकार पथ है, इसको हम आधार कहते हैं। किसको आधार कहते हैं? इसको हम पूरे को आधार कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया बेलन का निचला वृत्ताकार तल जो है, ये वृत्ताकार तल, इसको हम आधार कहते हैं। माफ कीजिएगा, इसको हम पूरे को इस वाले वृत्ताकार आधार को जिस पर ये बना हुआ होता है, इसको हम आधार कहते हैं इसका, ठीक है, इसको हम आधार कहते हैं। अब अगले पॉइंट में आपको कहा गया है बेलन के दोनों आधारों के बीच की दूरी को बेलन की ऊंचाई या लंबाई कहते हैं। बेलन के दोनों आधारों, ये वाली एक आधार है, ऊपर वाली देखिएगा, इस प्रकार से बनाकर दिखाता हूँ। एक आधार ये हो जाएगा, एक आधार ये हो जाएगा आप लोगों का। अब क्या करेंगे? इसको जब आप लोग इसको मिला देंगे तो ये आप लोगों का बेलन बन जाएगा। और आप लोगों को क्या कहा गया है? इसके बीच की लंबाई को हम क्या कहते हैं? इसके बीच की लंबाई को ऊंचाई कहते हैं। अब देखिए अगले में कहा गया है यदि बेलन का अक्ष प्रत्येक वृत्तीय परिच्छेद के लंबवत हो तो बेलन को लंब वृत्तीय बेलन कहते हैं। इसको मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ क्योंकि यह शब्द आप लोगों को बार बार मिलेगा इस चैप्टर में। तो देखिए इस प्रकार से आप लोगों को बनेगा, जो यहाँ पर बन रहा है इस पर आप लोग देखेंगे तो ये लंब इस प्रकार से यहाँ पर होगा। जो आप लोगों को यहाँ पर बताया गया प्रत्येक अक्ष पर वृत्तीय परिच्छेद के लंबवत होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको जब आप पटरी से बनाएंगे, सीधे एकदम बनाएंगे आप लोग, तो यहाँ पर आप देखेंगे कहीं पर भी ये वृत्ताकार आप लोगों का होगा। कैसे मैं समझाऊंगा, मैं बनाकर आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखिए वृत्ताकार लंब वृत्तीय बेलन को समझने के लिए यहाँ पर मैंने पेन का उदाहरण ले लिया है। देखिए ये आप लोगों को एक बेलन की भांति दिख रहा होगा। तो इसका जो अक्ष है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसके मध्य से गुजरेगा एकदम से, जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ से इसके अक्ष से यदि यहाँ पर आप लोग इसकी सतह पर लंब डालते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर आप देखते चलिए, चित्र पर देखते चलिए, यहाँ पर ये आप लोगों का अक्ष हो जाएगा। तो इस पर डालेंगे तो ये आप लोगों का लंब हो रहा होगा। प्रत्येक दशा में जहाँ पर भी आप डालेंगे तो ये लंब होगा। और यही इसी लंब वृत्तीय बेलन को ही हम केवल बेलन कहते हैं। इस चैप्टर में आप लोगों को बताया गया है कि लंब वृत्तीय बेलन को ही हम बेलन कहते हैं। जो चाहे लंब वृत्तीय बेलन कहे या बेलन कहे, तो आप लोग समझ जाइएगा कि बेलन के विषय में बात कर रहा है। आप देखते हैं अगले वाले को। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो है लंब वृत्तीय की दूसरी परिभाषा बताई गई है। किसी आयत को उसकी एक भुजा के परितः घुमाने से बने ठोस को लंब वृत्तीय बेलन कहते हैं। जिस भुजा के परितः घुमाया जाता है उस भुजा की लंबाई बेलन की ऊंचाई तथा दूसरी भुजा बेलन के आधार की त्रिज्या होती है। मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आपको बात किया गया है। मान लेते हैं यहाँ पर ये कोई आयत है आप लोगों का जो दिया गया है, ठीक है, आप लोगों का ये आयत है मान लेता हूँ, ठीक है, मैंने इसको मान लिया आयत है। अब देखिए आपको कहा गया इस भुजा के, कोई भुजा, यही भुजा मैं मान लेता हूँ, तो इस भुजा की मान लेते हैं त्रिज्या कुछ है, तो मान लेता हूँ 8 सेंटीमीटर है। तो इसको इस प्रकार से बुझाएंगे, जो कि ये 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या बन रही है, ये भी 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या बनेगी। अब इसको मैं मिला देता हूँ और इस वाली भुजा को भी मैं इस प्रकार से मिला देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आप लोगों को क्या बन रहा है, एक बेलन बन जा रहा है। तो इसी को कहा गया है कि एक आयत लीजिए और आयत की कोई भुजा से इसको घुमा दीजिए। तो इस घुमाएंगे तो आप लोगों को जो एक भुजा मिलेगी, इसकी लंबाई हो, इसकी जो ऊंचाई या लंबाई होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आयत की एक भुजा जो है यहाँ पर ऊंचाई या लंबाई का काम कर रही है तथा दूसरी आधार की त्रिज्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको बताया गया था कि दूसरी आधार की त्रिज्या होगी, तो दूसरी भुजा आप देख सकते हैं ये आधार की त्रिज्या, ये भी आधार की त्रिज्या है, और एक भुजा आप लोगों को लंबाई बताई गई है या ऊंचाई। अब देखिए अगले पॉइंट में आपको कहा गया है कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr होता है। ये बात आप याद रखिएगा। वक्र पृष्ठ आपको बताया गया, मतलब ये वाला जो यहाँ पर आप लोगों का ये घुमा हुआ से दिख रहा है, इसी को हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो इसके आप लोगों को बताया गया 2πr होता है, फार्मूला ज्ञात करने का इसको। और आगे आप लोगों को क्या कहा गया है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr(h + r). ये फार्मूले आप लोग याद रखिएगा कि वक्र पृष्ठ 2πr(h) होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr + h + r। आप लोगों को बताया गया है। अब आपको कहा गया है समकोण त्रिभुज को यदि समकोण बनाने वाली उसकी एक भुजा के परितः घुमाया जाए तो इसके द्वारा निर्मित ठोस को लंब वृत्तीय शंकु कहते हैं। लंब वृत्तीय शंकु क्या होता है मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको एक समकोण त्रिभुज के विषय में बात किया था। समकोण त्रिभुज को यदि समकोण बनाने वाली उसकी एक भुजा के परितः घुमाया जाए, यहाँ पर ये समकोण बनाने वाली उसकी एक भुजा के परितः घुमाया जाए, यानी इसको इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से यहाँ पर घुमा दिया जाए, तो इससे बनने वाली आकृति को हम क्या कहते हैं, लंब वृत्तीय शंकु कहते हैं। इसको यहाँ पर मिला दीजिए तो ये आप लोगों को मिल जाएगा, तो ये शंकु बन जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपका बनता है, मैं यहाँ पर आपको इस प्रकार से बनाकर दिखा देता हूँ। तो इसको हम शंकु कहते हैं। ये टोपी के आकार की है, जो आप लोग टोपी पहनते हैं उसी के आकार की है, जोकर की टोपी। अब देखिए अगले पॉइंट में आपको कहा गया है
कि शंकु की तिरछी ऊंचाई यदि आप लोगों को ज्ञात करना है तो क्या होता है, एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। या यहाँ पर हाइट है यानी ऊंचाई है, जो शंकु की ऊंचाई है हमने आप लोगों को बताया था, शंकु की ऊंचाई यही होती है शंकु की ऊंचाई, ठीक है। यहाँ पर ये आधार होता है, यहाँ पर ये वाली शंकु की ऊंचाई होती है, तो शंकु की ऊंचाई और यहाँ पर आधार की त्रिज्या है आर स्क्वायर जो आपको दिया गया है। और यहाँ पर ये अंडर रूट को इधर लाएंगे तो ये एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। अब अगले में आपको बताया गया है त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई शंकु की परिधि के बराबर होती है। त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई शंकु की परिधि के बराबर होती है। देखिए अगले पॉइंट में कहा गया है शंकु का पार्श्वपृष्ठ पाई आर एल वर्ग मीटर होता है, वर्ग इकाई होता है, जो भी वो इकाई दिया रहेगा। तो यहाँ पर पार्श्वपृष्ठ आप पार्श्वपृष्ठ देख लीजिए, शंकु का पार्श्वपृष्ठ या वक्र पृष्ठ आप कह लीजिए, तो आप लोगों का क्या होता है, पाई आर एल होता है। एल तिरछी ऊंचाई है, जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को ज्ञात करने का फार्मूला बताया था। आर आपको पता है त्रिज्या है आधार की, पाई का मान आपको पता है 3.14 रखिए या 22/7 आप रख सकते हैं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, पाई आर आर प्लस एल वर्ग की इकाई होता है संपूर्ण पृष्ठ। अब आपको बताया गया है कि क्षेत्रमिति को एक सांस में मतलब एक नजर में कैसे देखते हैं, तो देखिए रिवीजन के तौर पर समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। हमने बताया है समांतर भुजाओं कौन कौन सी समांतर भुजाएं ऊंचाई किस प्रकार से ज्ञात करते हैं हमने बता दिया है। वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध क्या होता है, परिधि बटा व्यास बराबर होता है पाई। और यहाँ पर वृत्त की परिधि यदि आप ज्ञात करना चाहते हैं तो पाई डी होता है। डी यहाँ पर क्या है, डी यहाँ पर आप लोगों का व्यास है और व्यास बराबर होता है 2r की। तो व्यास क्यों बराबर होता है 2r की, क्योंकि आपको पता है कि जो व्यास होता है त्रिज्या का दूना होता है। तो यहाँ पर डी के स्थान पर आप लिख सकते हैं 2r, तो 2r लिखेंगे तो 2πr आप लोगों को हो जाएगा, जो आपकी पता है। वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आप ध्यान रखिएगा। लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr होता है। लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr प्लस आर होता है। लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है। लंब वृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल प्लस आर होता है। इस प्रकार से आप लोगों की इकाई 18 जिसका नाम है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, इसकी थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होती है। आप लोग सारे फार्मूलों को और थ्योरी के पोर्शन को एक बार ध्यान से देख कर रखिएगा, जिससे कि आप लोगों को क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ आप लोगों की थ्योरी पोर्शन पूरा हो गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में हम।